अब हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, या इसे हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कंसिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हैज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। या हैज अ इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशन, तभी ये क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तब ये इनकंसिस्टेंस होगा। तो हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगा, और कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है, और c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो a1 b1 c1 एक कांस्टेंट है, a1 b1 और c1 ये एक कांस्टेंट है। और यहाँ पर क्या है, a2 b2 और c2। तो अगर हम पहला केस देखें तो इसके लिए जो कंडीशन होगा, हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज ये नॉट इक्वल टू होंगे b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन होता है, अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका जो कोफिशिएंट है a1 अपॉन a2 ये नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के। तो अगर ये कंडीशन होता है तो इस पेयर ऑफ लीनियर का एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो लाइन है, ये पेयर ऑफ लाइन ये इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन्स और इंटरसेक्टिंग, तो दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। मान लेते हैं ये लाइन क्या है, L1 और ये लाइन है L2। तो जो लाइन L1 है L2 है, मान लो इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक पॉइंट, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि इंटरसेप्ट एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा और उसका कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और यहाँ पर सेकेंड केस में देखते हैं हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें क्या कंडीशन होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 होगा। अगर ये कंडीशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर लाइंस क्या होंगी, तो यहाँ पर लाइंस कोइंसाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइंस और कोइंसाइड। तो यहाँ पर होगा लाइंस और कोइंसाइड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दोनों लाइन है L1 और L2 ये कोइंसाइड करेंगे। मतलब अगर ये लाइन L1 है तो L2 इसकी इसी पर होगा, इसी लाइन पर L2 भी होगा। जैसे ये लाइन L1 है तो L2 जो है इसी लाइन पर होगा, तो ये लाइन हो गया L2, तो ये है L1 और ये लाइन है L2, तो दोनों लाइन एक ही पर होगा। तो यहाँ पर देखना है लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, तो अगर ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं ये इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है लाइन, तो ये लाइन दोनों ही, ये पॉइंट जो है दोनों ही लाइन पर है, तो इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अब हम केस थर्ड देखें, तो केस थर्ड क्या है, हैज नो सॉल्यूशन। इसमें कंडीशन क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें केस क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो ये थर्ड केस हो गया। तो इसमें जो लाइन है, इसमें लाइंस पैरेलल होंगे इस केस में, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल। तो जैसे कि एक लाइन L1 है, ये है L1 और ये क्या है L2, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइन है ये पैरेलल है। यहाँ पर जो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं
और यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट है वो दोनों कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पर लाई करे। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट था, ये L1 और L2 दोनों पर लाई कर रहा था, लेकिन इस केस में देखें तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे लाई करे, तो इसलिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से हमने तीनों केस से कंडीशन फाइंड कर लिया है कि अगर एक सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होगा, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो यहाँ पर देख रहे हैं कंडीशन क्या है, अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तब कंडीशन क्या है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे हम इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। वहाँ पर यहाँ पर हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x minus 2y equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 equal to 0 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर कंडीशन क्या था, उस कंडीशन को हम देखेंगे। अगर उस कंडीशन को ये फॉलो करता है तब तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर उस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 2y इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस 2y, और कांस्टेंट टर्म 0 है, क्या करेंगे प्लस 0 लिख लेंगे कांस्टेंट टर्म की जगह, इक्वल टू 0। और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, और इस इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a1 की x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो a1 इक्वल टू क्या होगा 1, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट b1, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है -2, तो b1 इक्वल टू होगा -2। c1 क्या है 0 है, तो यहाँ पर c1 0 होगा। अगर a2 का देखें कोफिशिएंट 3 है, तो a2 इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गया। b2 का कोफिशिएंट यहाँ पर b2 इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। c2 यहाँ पर -20 है, तो c2 इक्वल टू हो गया -20। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है जो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है a1 अपान a2, अभी हम लोगों ने पढ़ा था a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो ये जो कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के है, तो देखते हैं क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो करता है। अगर फॉलो कर रहा है तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो a1 अपान a2, तो हम चेक करते हैं a1 अपान a2 क्या है, a1 1 है और a2 यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर a1 अपान a2 हो गया 1 अपान 3। अब हम फाइंड करते हैं b1 अपान b2, तो b1 अपान b2 क्या होगा, यहाँ पर b1 दिया हुआ है -2 और b2 यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो ये होगा -1 अपान 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है। a1 अपान a2 1/3 है, b1 अपान b2 -1/2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। यहाँ पर देख रहे हैं a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है। हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमने शो कर दिया है कि यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हम चेक करेंगे कि ये क्या ये एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसे हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 होगा, यहाँ पर a1 होगा 2
और b1 क्या होगा, तो b1 होगा 3 और c1 कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर -9 है, तो c1 इक्वल टू हो गया -9। और इसी तरह से यहाँ पर a2 की जगह a2 इक्वल क्या होगा, x का कोफिशिएंट a2, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो a2 इक्वल टू होगा 4। यहाँ पर b2 की जगह पे क्या है 6, तो b2 इक्वल टू 6 होगा। और c2 है -18, c2 इक्वल टू -18। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन फॉर फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका जो कंडीशन है ये है a1/a2 इक्वल टू b2 इक्वल टू c1/c2। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इस पेयर ऑफ लीनियर का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हम देखते हैं क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे a1/a2। तो यहाँ पर a1/a2 क्या होगा 2, a2 यहाँ पर दिया हुआ है 4, 2/4 होगा, तो ये इक्वल होगा 1/2 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। अब हम फाइंड करते हैं b1/b2। तो b1/b2 होगा, ये b1 है तो b1 3 है और b2 यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो ये इक्वल होगा 1/2 के। अब हम फाइंड करते हैं c1/c2 और c1 यहाँ पर क्या है -9 इक्वल टू c2 है -18, ये इक्वल होगा माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से ये 18 कैंसिल होगा तो 1/2 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 भी 1/2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब देख रहे हैं कि तीनों रेशियो क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल 2 कंप्लीट होता है। और थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। इसे भी हम a1x + b1y + c1 = 0 से हम कंपेयर करेंगे और इसे हम a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a1 इक्वल टू होगा, यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 होगा, a2 इक्वल टू होगा a1, ये b1 होगा तो b1 इक्वल टू होगा, b1 क्या है 2 है, यहाँ पर b1 2 होगा और c1 देखें तो ये -4 है, तो c1 क्या है -4। यहाँ पर a2 क्या होगा, यहाँ पर a2 जो है 2 के इक्वल है 2 होगा और b2 की बात करें तो ये b2 4 होगा और c2 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है -12 है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का कंडीशन यहाँ पर है, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये जो कंडीशन है नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये इस कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करेंगे a1/a2, जहाँ से हम a1/a2 क्या होगा, a1 दिया हुआ है 1 और a2 दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर a1/a2 हो गया 1/2। अब b1/b2 क्या होगा, इसे हम फाइंड करते हैं। b1 दिया है 2 और b2 दिया हुआ है यहाँ पर 4, तो ये होगा 1/, ये भी होगा 1/2। अब हम फाइंड करते हैं c1/c2, c1 है -4 और c2 -12, तो माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 12 को कैंसिल करेगा, ये होगा 1/3। तो यहाँ पर देख रहे हैं a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 1/3। तो ये दोनों इक्वल हैं बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो यही देख रहे हैं इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड द गिवन सिस्टम
ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने तीनों कंडीशन पे एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर मैंने चेक कर लिया हुआ है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 3 मेथड दिया हुआ है। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हम एक एक करके सभी मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, ठीक है। मान लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन को, इक्वेशन चाहे इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2, किसी भी एक इक्वेशन को हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे। स्टेप 1 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। तो हम किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर x को y के टर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम x को y के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, a1x, अब इन दोनों टर्म को हम इस साइड में ले जाते हैं तो ये होगा माइनस b1y माइनस c1, और यहाँ से x की वैल्यू होगी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर होगा b1y प्लस c1 अपॉन a1। तो इस तरह से हमने x वेरिएबल x को वेरिएबल y के टर्म में लिख लिया है। अब चाहे तो y को x के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर y को लिखें x के टर्म में, अब किसी को भी x को y के टर्म में लिखें या y को x के टर्म में, अगर y को x के टर्म में लिखना है तो अब x और कांस्टेंट टर्म को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस a1x प्लस c अपॉन y में का कोफिशिएंट क्या है b1, तो ये b1 हो जाए। तो अब यहाँ पर हम x को y के टर्म में लिख दिया और y को x के टर्म में लिख दिया। तो ये मैंने पहले इक्वेशन से लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो सेकेंड इक्वेशन से लिख सकते हैं, x को y के टर्म में या y को x के टर्म में। तो आप कोई भी, अभी चाहे तो ये टर्म ले या तो चाहे ये टर्म ले। अगर यस वाला टर्म ले रहे हैं, अगर इसको हम इलिमिनेट करेंगे सेकेंड टर्म में, सेकेंड इक्वेशन में, तो जब हम सेकेंड इक्वेशन में इसको इलिमिनेट करेंगे तो ये y के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। y के मतलब एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन आएगा। तो x को अगर इलिमिनेट करें तो y के टर्म में इक्वेशन आएगा, अगर y को इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x के टर्म में इक्वेशन आएगा। तो इस सेकेंड स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन द अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगर x को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में तो ये वन वेरिएबल मतलब y के टर्म में इक्वेशन आएगा। अगर y को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x के टर्म में आएगा। तो हम या तो x लें या तो y लें, कोई भी आप ले सकते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है, अब जब एक वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर x को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर क्या होगा, तो x को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर होगा a2x और x के जगह पे हमें ये पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या है, माइनस b1y प्लस c1 अपॉन a1। तो ये होगा माइनस b1y प्लस c1 अपॉन a1, और क्या है प्लस b2y, यहाँ पर होगा प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन आ गया है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर y को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर होगा a2x प्लस b2y की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे माइनस
a1x प्लस सी अपॉन b1 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक वेरिएबल x के फॉर्म में इक्वेशन आ गया है, तो यहाँ से आसानी से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में ले सकते हैं, या तो आप x को y के टर्म में ले सकते हैं या तो y को x के टर्म में। तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन से इस तरह लेकर हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, या सेकेंड इक्वेशन से x एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखकर उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप इस तरह से आप फर्स्ट सेकेंड और इन तीनों स्टेप से फॉलो करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे इस मेथड से, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब हम इस पर एग्जांपल से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन इसे हम मान लेते हैं, और x प्लस 2y इक्वल टू 3 इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो हमें क्या कर, कोई भी एक इक्वेशन हम ले सकते हैं, इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, या फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, उससे और क्या करेंगे, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम जैसे हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं, फ्रॉम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू यहाँ से x को हम y के टर्म में लिख लेंगे। तो y को हम इस साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y। देख रहे हैं x की जो वैल्यू है y के टर्म में आ चुका है, x की जो वैल्यू है y के टर्म में लिख लिया है। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। तो हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर होगा 7, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू क्या होगा 2। तो ये 21 को उस साइड हम ले जाएंगे और इसे हम क्या करेंगे, y वाले टर्म को ऐड करेंगे, तो माइनस 29y होगा, और ये 21 इस साइड जाएगा तो 2 माइनस 21 होगा। तो ये y इक्वल टू होगा, तो ये यहाँ से क्या होगा 2 माइनस 21 माइनस 19 होगा, अपॉन इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, माइनस 29 होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू होगा 19 अपॉन 29। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड होगी। तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, हम इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर होगा x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है 19 अपॉन 29 इक्वल टू 3। तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा प्लस 38 अपॉन 29 इक्वल टू 3, x इक्वल टू, अब इसे हम उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 38 अपॉन 29। तो यहाँ से इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27, 3 9 या 27, 3 2 जा 6, कैरी 2, तो 87 हो जाएगा, माइनस 38 अपॉन 29। तो ये हो जाएगा, जब इसको सब 87 माइनस 38 हो जाएगा 49 अपॉन 29। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या फाइंड की, 49 अपॉन 29। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2
वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल x या y के जो कोफिशिएंट है उसको हमें इक्वल करना है। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है a2। तो इस कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। या तो हमें y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इक्वल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर x का वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है, x का वेरिएबल क्या है, x का कोफिशिएंट y है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a2 है, ठीक है। हमें x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, a2 को हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट a1 है इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम अगर यहाँ पर a2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है पहले वाले इक्वेशन को हम सेकेंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन के x का जो कोफिशिएंट है उसे हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन a2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a1 a2 और ये भी हो जाएगा x का जो कोफिशिएंट a1 a2। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। अगर हम y के कोफिशिएंट को अगर इक्वल करें तो यहाँ पर क्या है, b1 है, तो b1 को हम इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे और b2 को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करें, b2 को अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे और लिख दे रहे हैं, और b1 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे और लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर b2, या तो आप b2 को इस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो a2 को, ठीक है, या तो b1 को इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो a1 को। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना है। तो अगर हम b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर b1 b2 हो जाएगा y के कोफिशिएंट में, और यहाँ पर b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, b1 b2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करें, चाहे तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करें। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब वन इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा, एक वेरिएबल वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो एक वेरिएबल में एक हम यहाँ से x वाला टर्म गायब हो जाएगा तो हमें y के टर्म में इक्वेशन मिलेगा। तो वहाँ यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर हम उसे x के जो y की जो वैल्यू आएगी उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर दिया सम सूटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, जो मतलब उस नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कोफिशिएंट को इक्वल कर दे। जैसे यहाँ पर क्या s का कोफिशिएंट a1 है, अगर इसमें हम a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 a2 हो जाएगा। और अगर इसमें हम a1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a1 a2। तो हमें x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, सम सूटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है इक्वल हो जाएगा तो उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो वेरिएबल वाला टर्म क्या हो जाएगा, वहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब टर्म खत्म हो जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा। तो एक टर्म में, एक वेरिएबल के टर्म इक्वेशन आएगा तो वहां से हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 2x + 3y = 9। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार, 2x + 3y = 9। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और 3x - 5y = -5 इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन, अभी यहाँ पे हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं हम x के वेरिएबल को, x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है।
तो अब हम क्या करेंगे, तो x का यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से हम पहले वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को सेकेंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, अगर इससे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन जो है क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x, 3 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले टर्म से तो 9y होगा और इक्वल टू, और यहाँ पर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -y हो जाएगा और इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 होगा। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो टर्म है अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक वेरिएबल वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब एक वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन आ जाएगा, वहां से हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये 9y है, ये प्लस 10y है। ठीक है, यहाँ पे -10y था, अब ये प्लस 10y हो गया। तो 9y और प्लस 10y ये हो गया 19y इक्वल टू यहाँ पर होगा 27 प्लस 10 ये हो जाएगा 37। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 37/90। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो 2x + 3, अब y के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 37/19 इक्वल हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 2x + 3 को 37 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 को हम 1 लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगी तो 3 3 जा 6 और कैरी 2 8 हो जाएगा, 81 हो जाएगा अपॉन 19 इक्वल हो जाएगा 9 के। तो यहाँ पर होगा 2x = 9 - 81/19। तो यहाँ से क्या होगा, 19 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 को 1 कैरी आएगा 8, 9 1 जा 9, 9 8 हो जाएगा 17, 171 - 81 अपान होगा 19। ये 2x इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा, तो 171 में से 81 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 171 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19 और 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर 19 को, तो ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 45/19। तो इस तरह से हम इस मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ स्टार्ट थर्ड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड में किया था। तो इसमें हम वेरिएबल x के कोफिशिएंट या वेरिएबल y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो हम यहाँ पर y के वेरिएबल को इक्वल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, y के वेरिएबल को इक्वल करने के लिए हम इक्वेशन 1 में इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 में b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में हम b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि b2 से अगर इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y का कोफिशिएंट b1 b2 हो जाएगा और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट भी b1 b2 हो जाएगा। तो इस दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टेप 1, तो इसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई b2 एंड इक्वेशन 2 बाई b1। तो हम क्या करेंगे पहले स्टेप में कि इक्वेशन 1 में b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में हम b1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या होगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर b2 से, ये हो जाएगा b2a1x प्लस b2b1 b2b1y प्लस b2c1 इक्वल टू 0। ये ठीक है। अब b1 से जब इक्वेशन सेकेंड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा b1a2x
प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो अब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम अब स्टेप 2 लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में हम इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो यहाँ से इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, अगर को x का कोफिशिएंट को इस x के कोफिशिएंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर होगा b2 a1 माइनस b1 a2 और x इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। इसी तरह से इसमें क्या करेंगे, प्लस b2 b1 प्लस b2 b1 और माइनस करेंगे b1 b2 माइनस b1 b2 और y यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर होगा प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं y का जो कोफिशिएंट है दोनों का सेम था। जब दोनों सेम था तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो b2 b1 माइनस b1 b2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 सेम होता है। तो 2 इंटू 3 भी 6 होगा, 3 इंटू भी 6, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो y का टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा y का टर्म। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर अब कांस्टेंट टर्म को इस साइड ले जाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो टर्म माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से होगा b2 a1 माइनस b1 a2 x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर b1 c2 को माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और b2 c1 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर b2 c1। तो यहाँ पर अब x के जो कोफिशिएंट है इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो इस वाले टर्म में ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 पान b2 a1 माइनस b1 a2। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम आगे क्या करेंगे, तो अब हम स्टेप 3 लेते हैं, यहाँ पर स्टेप 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, ठीक है। हम x के वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू जो है वो उसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो चुकी है और इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि जो y की जो वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है और यस के डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो सेम हो रही है, तो इसे हम थोड़ा अलग करेंगे। तो इसे हम अलग करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है पहले हम उस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x की जो वैल्यू थी यहाँ पे x इक्वल क्या था, x इक्वल था b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से देख रहे हैं जो x का जो डिनोमिनेटर है, x की वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है और y की जो वैल्यू का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको अलग करेंगे। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला टर्म है ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला, इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है, इस साइड लाएंगे तो ये x में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x अपान b1
C2 माइनस B2 C1 और ये इक्वल हो जाएगा। अब ये तो टर्म इस साइड आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ से इसे हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब हम इसी तरह से y के टर्म को हम लिखेंगे, ठीक है। तो y का जो टर्म होगा ये हो जाएगा, यहाँ से इस वाले टर्म को इस साइड लेंगे तो यहाँ पर होगा y अपान ये हो जाएगा C1, इसे भी हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होगा, एक कंडीशन यहाँ पर आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू अनडिफाइंड होगी, मतलब इसकी इनफाइनाइट वैल्यू होगी y की। इसी तरह से x की भी इनफाइनाइट वैल्यू होगी, तो x और y की क्या होगी इनफाइनाइट वैल्यू होगी, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो x और वैल्यू की जो वैल्यू होगी इनफाइनाइट होगी, तो x और y की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर A1 B2 ये इक्वल, अगर इक्वल है तो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो ये जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसी तरह से y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है C1 A2 माइनस C2 A1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1, इसे भी हम इसी तरह से कर लेंगे। इस वाले जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है इसे हम इस साइड लाएंगे तो y में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y अपान ये हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 ये इक्वल हो जाएगा 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हो गया। अब देख रहे हैं ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू सेम है, और ये जो इक्वल है x अपान इतने के, और यही वैल्यू जो है y अपान इसके इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। तो यहाँ से 5 और 6 से क्या होगा, ये हो जाएगा x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 ये इक्वल है। अगर ये इक्वल इसके है और यही इक्वल इसके है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y अपान C1 A2 माइनस C2 A1, और ये जो वैल्यू इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल है इसके, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। तो यहाँ से हम देख x और y की एक और कांस्टेंट टर्म की एक इस तरह से एक रिलेशन आ गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को एक बार इस कांस्टेंट टर्म के साथ लेंगे और y को इस कांस्टेंट टर्म के साथ लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x को इस कांस्टेंट टर्म के साथ लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म के साथ लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस टर्म को इक्वल करेंगे इसके साथ तो x की वैल्यू फाइंड होगी, फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे इस वाले टर्म को फिर इसके इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो यहाँ से हम समझते हैं कि जो रिलेशन था क्या था, x अपान B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, ये इक्वल था y अपान C1 A2 माइनस C2 A1, और ये इक्वल था 1 अपान A1 B2, ठीक है, A1 B2 माइनस A2 B1। तो अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें डायरेक्ट इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो हम इसे डायरेक्ट इस तरह से कैसे लिखेंगे,
तो हमें इस तरह से डायरेक्ट लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे x लिख लेंगे और यहाँ पे हम y लिखेंगे और यहाँ पे 1। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो x के नीचे हमें क्या लिखना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के नीचे लिखने के लिए x वाले टर्म को यहाँ से इसे हम यहाँ से हटा देंगे, मतलब यहाँ से इसको हम गायब करेंगे। ठीक है, अब बस इस वाले टर्म को देखेंगे। ठीक है, अब इस वाले टर्म को हमें देखना नहीं है, क्योंकि s के नीचे लिखने के लिए इस वाले टर्म को नहीं देखना है, हमें सिर्फ इस वाले टर्म को देखना है। तो इस वाले टर्म को देखने के लिए तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट b1 और इसमें y का कोफिशिएंट क्या है b2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे b1 और यहाँ हम लिखेंगे b2। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है c1 और c2। अब y में हम क्या लिखेंगे, अब y में लिखने के लिए y के टर्म को हम क्या करेंगे, गायब कर देंगे। अब हमें y के टर्म को लिखना है। ठीक है, अब हमें ये वाली वैल्यू लिखनी है, तो ये वाले लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो y वाला टर्म है इसको हम नहीं देखेंगे, अब हम इस टर्म को देखते हैं। तो y के नीचे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इस वाले टर्म को हम, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर होगा a1 a2 c1 c2। ठीक है, y के नीचे के लिखने के लिए इस वाले टर्म को छोड़ के हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं a1 a2 a1, देखो यहाँ पर b के बाद क्या, a के बाद b आता है, b के बाद c आता है और c के बाद क्या आता है, a आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या आता है, यहाँ पर अगर इसमें देखा जाए a के बाद c आता है कि या c के बाद a आता है, तो c के बाद a आता है। जैसे a के बाद अगर हम सर्किल में जाएं तो यहाँ पर क्या है, a है और यहाँ पे क्या है, b है और यहाँ पे क्या है, c है। तो अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो a क्या आएगा, a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा, फिर c के बाद a आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या आएगा, c आएगा, तो यहाँ पर c2 आएगा। ठीक है, c2 वाला टर्म इधर आएगा, c1 यहाँ पर c1 होगा, c2 होगा, फिर यहाँ पर होगा a1 और a2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस वाले टर्म में क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम, तो इस वाले टर्म को छोड़ के बाकी जो टर्म है उसके जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या a1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a2, तो ये हो गया a1, ये हो गया a2 और y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, b1 और b2। तो यहाँ पर a1 a के बाद b आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, c के बाद a आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं करना है कि a को पहले लिखना है, c को पहले। तो ये जो है, ये जो मैंने दिखाया था क्लॉकवाइज, इस वाले को इस तरीके से हमें लिखना है इसके अनुसार। तो यहाँ पर जैसे b के बाद c आता है और यहाँ पे मैंने क्या, c के बाद a आता है और a के बाद क्या आता है, b। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा b1 b2 फिर c1 c2, तो ये जो c1 c2 इसका फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद क्या, a1 a2 और ये a1 a2 इसका फर्स्ट होगा और ये जो लास्ट वाला है इसका जो फर्स्ट है इसका लास्ट होगा। इस तरह से आप याद रखना और जैसे मैंने ये समझाया था उस तरीके से करना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसे हम लाने के लिए क्या करेंगे, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b2 को c1 से मल्टीप्लाई करके इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या था, b1 c2, तो b1 और c2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b2 c1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया इसके इक्वल। और इसी तरह से अब इसको लाने के लिए क्या करेंगे, c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे और c2 को a1 से, तो c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c1 a2, फिर c2 a1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे c2 a1 और ये इक्वल आ गया इसके। अब इसको हम इसके इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a2 को b1 से, तो ये होगा a1 b2 माइनस a2 b1 और ये इक्वल आ गया इस टर्म के। तो इस तरह से अगर हमें कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो हमें इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से उसके कोफिशिएंट को, कांस्टेंट टर्म को
जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इस तरह से अरेंज करेंगे और फिर इस तरह से लिखेंगे। और इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे और ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस x वाले टर्म को इस कांस्टेंट वाले टर्म के साथ ले लेंगे, फिर y वाले टर्म को इस कांस्टेंट के साथ ले लेंगे। तो इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। तो इसे हम क्या करेंगे, ठीक है, इसे हम पहले इक्वेशन 1 इसको थोड़ा सा हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और 46 को इस साइड लेते आएंगे तो ये हो जाएगा -46 इक्वल टू 1। और इसे भी हम इस तरह से लिख लेंगे 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, x लिखेंगे और y और 1। ठीक है, तो यहाँ पर x का नीचे हमें क्या लिखना है, तो इस वाले टर्म को छोड़ के बाकी वाले टर्म को अगर देखें तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 है और कांस्टेंट टर्म -46 और -74। तो एक तरह से जो एक क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट था उस तरह से लिखने के लिए हम यहाँ पर एक तरह से इसको a, इसको b और इसको c इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे और ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, लिखने में कोई गलती ना हो। तो इस तरह से हमने इसे a और b और c इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर अब x के नीचे लिखने के लिए इस वाले टर्म को छोड़ के अब y और कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। y का कोफिशिएंट क्या है 3 और 5 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -46 -74। ठीक है, तो जो y वाला कोफिशिएंट है वो b है और कांस्टेंट टर्म क्या है c है। तो b और c, तो यहाँ ये b और c, b के बाद क्या आता है c। तो मैंने इस अरेंजमेंट में, ऐसा नहीं है कि ये वाला पहले लिख दो फिर ये वाला बाद में। ठीक है, तो इसको हमेशा हमें इस क्लॉकवाइज के ही तरह हमें चलना है a, ठीक है, ये b, ये c, तो इस तरह से हमें चलना है। तो हमें क्या लिखना है, b और यहाँ पे b और c है तो b वाले को पहले लिखना है फिर c वाले को। ठीक है, अब y के हमें नीचे लिखना है, अब लिखना है उस टर्म को, तो y वाले टर्म को छोड़ देंगे। ठीक है, इस वाले टर्म को देखेंगे तो इसमें क्या है, x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म, तो ये a है c है, तो एक c के बाद क्या आता है a आता है। तो पहले हम c वाले टर्म को लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा -46 -74, फिर हम लिखेंगे x के कोफिशिएंट को 2 और 3। ठीक है, तो अब कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे। ठीक है, 1 के नीचे लिखने के लिए इस टर्म को छोड़ के बाकी x और y के कोफिशिएंट को देखें। तो यहाँ पर क्या होगा 2 3 और ये होगा 3 5। तो a के बाद क्या आता है b, तो a वाले को यहाँ पे लिखें फिर b वाले टर्म को, b वाले कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखें। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x अपान, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 इंटू -74 माइनस हो जाएगा 5 इंटू -46। अब इसी तरह से इसको हम लिखेंगे y अपान -46 इंटू -46 इंटू 3 -74 इंटू 2। अब हम इस वाले टर्म को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान
2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 5, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ये होगा x अपन माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 222 प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। अब 5 इंटू 46 ये होगा 230 इक्वल होगा y अपान माइनस 46 इंटू 3 माइनस 138 माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 74 इंटू 2 ये हो जाएगा 148, ये इक्वल होगा 1 अपान 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 9। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x अपान 8 इक्वल हो जाएगा, ये होगा y अपान ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 अपान 1। अब हम क्या करेंगे, अब इस वाले टर्म को इसके साथ ले लेंगे और इस वाले टर्म को भी इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अलग कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम इसके साथ ले लेंगे और इसे भी हम इसी के साथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो x अपान 8 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, x अपान 8 इक्वल टू 1, फिर y अपान 10 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 1 मतलब 1। ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 8 को इस साइड ले जाएंगे तो ये 8 इंटू 1 होगा तो ये 8 हो गया, और यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा 10 होगा। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिव बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, पहले ये हमने पढ़ा चुका है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट में। ठीक है, तो वहाँ पर हमने कंडीशन बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू p1 अपान b2। ठीक है, अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कामा होगा। ठीक है, ये दो अलग अलग इक्वेशन है, 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। तो इसे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, और इसे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर a1 x का कोफिशिएंट क्या है a1, और ये यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो a1 इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, और b1, ठीक है b1 क्या है p है, तो यहाँ से b1 इक्वल टू p होगा, और कांस्टेंट टर्म c1 8 के इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरह से a2 हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a2 हो जाएगा 2 और b2 भी हो जाएगा 2, तो b2 यहाँ पर हो जाएगा 2 और c2 भी यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमने कोफिशिएंट को फाइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो a1 यहाँ पर 4 है तो a1 के जगह हम 4 पुट करेंगे, a2
e2 की वैल्यू 2 है, ये नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2। b1 यहाँ पर p दिया हुआ है और b2 यहाँ पर क्या है 2 है। तो यहाँ पर 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से p 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो p नॉट इक्वल टू 4, मतलब p जो है 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू हो सकती है, मतलब p जो है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो अगर ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा p को 4 को छोड़ के, बाकी सारे रियल नंबर पर ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मतलब यहाँ पर दिया p नॉट इक्वल टू 4, अगर p इक्वल 4 के है तब ये तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर p 4 के इक्वल है तब ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4, ठीक है। 4 को छोड़ के बाकी सारे रियल वैल्यू पर ये पेयर ऑफ लीनियर का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर, ठीक है। ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर है विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो p जो है 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सारे रियल नंबर पे इस पेयर ऑफ लीनियर के एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुनें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद वीआईपी क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा, वहां से फॉर्म को फिलअप करें। हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे।
तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं। और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं, या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।